हेलो एवरीवन। लिमिटेड स्टेट ऑफ स्टील डिज़ाइन हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक कनेक्शन था। अभी तक हमने लिमिट स्टेट क्या होता है, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ और सर्विसिबिलिटी में क्या डिफरेंस है, ये पढ़ लिया था। लोड्स एंड लोड कॉम्बिनेशंस देखे थे। ओके, फिर कुछ एग्जांपल किए थे और फिर हमने कनेक्शंस के बारे में पढ़ा था। कनेक्शन से एक वीकेस्ट लिंक बन सकता है, तो उसके बारे में हमें उसकी प्रॉपर स्टडी, इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रेसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना ज़रूरी है ना। फिर टाइप ऑफ कनेक्शंस देखा था कि मतलब फ्लेक्सिबल कनेक्शंस क्या होता है, सेमी रिजिड कनेक्शंस क्या होता है एंड रिजिड कनेक्शंस क्या होता है। फ्लेक्सिबल कनेक्शंस को हम हिंज कनेक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि लिनियर रिस्ट्रेंट होता है, रोटेशनल रिस्ट्रेंट नहीं होता है। रिजिड कनेक्शंस में सारे डायरेक्शंस में हम रिजिडली उसको रोटेशनल सफिशिएंट रोटेशनल रिस्ट्रेंट करते हैं और लीनियर रिस्ट्रेंट भी होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा रिजिड कनेक्शन का एग्जांपल, है ना। और ये है फ्लेक्सिबल सेमी रिजिड का, और ये फ्लेक्सिबल कनेक्शन का एग्जांपल। फिर हमने देखा था कि बोल्टेड कनेक्शंस क्या होता है। बोल्टेड में एक बोल्ट होता है जिसका जो हेड होता है वो हेक्सागोनल स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, और उसका जो अदर पार्ट होता है उसको हम शैंक कहते हैं। शैंक में एक थ्रेडेड एरिया होता है, थ्रेडेड रीजन होता है, जिसे ये रहा, जहाँ पे नट्स को हम टाइटन करते हैं। ओके, नट्स को टाइट करते हैं तो फिर टाइट इतना करेंगे कि इनके बीच में एक क्लैंपिंग एक्शंस क्रिएट होगा। ये क्लैंपिंग एक्शंस जो होता है वो क्या करता है कि इन दोनों प्लेट को एक साथ जोड़े रखता है। ओके, और इनको एक साथ जोड़े रखेगा तो इसमें क्या होगा, एक फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, वो हमारे लिए फायदेमंद होगा। फिर हमने बोल्टेड कनेक्शंस में टाइप ऑफ फोर्सेस के कारण उसको इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक कनेक्शंस भी कहते हैं, ठीक है ना। टाइप ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस के कारण, और उसमें कौन से बेसिक टाइप्स ऑफ फोर्सेस है उसके कारण उसको शेयर कनेक्शंस, टेंशन कनेक्शंस, कंबाइंड शेयर एंड टेंशन कनेक्शंस भी कहते हैं। और किस टाइप का मैकेनिज्म, फोर्स मैकेनिज्म फॉर्म होता है उसके हिसाब से उसको बियरिंग टाइप कनेक्शंस और स्लिप टाइप और फ्रिक्शन टाइप कनेक्शंस में क्लासीफाई किया था। फिर हमने टाइप्स ऑफ बोल्ट्स देखे थे। ऑर्डिनरी बोल्ट्स, जिसे हम ब्लैक बोल्ट, रफ और अनफिनिश्ड बोल्ट भी कहते हैं, जो हमारा लाइट स्ट्रक्चर में यूज़ किया जाता है या माइल्ड स्टील के बने होते हैं। फिर उसके इन इन बोल्ट्स का यूज़ हम कहाँ कहाँ नहीं करते हैं, जहाँ पे इम्पैक्ट लोड, वाइब्रेशंस और फटीगनेस हो, है ना। फिर अदर होता है हमारा हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट जो होता है वो मीडियम टू हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसको हम सफिशिएंट टाइटन करते हैं ताकि इसमें इनफ क्लैंपिंग एक्शंस क्रिएट हो। ओके, और इन बोल्ट्स की जो साइज़ अवेलेबल होती है वो M16, M20, M24, M30 होती है। यहाँ पे M30 ये मिक्स डिज़ाइन की तरह से नहीं, ये मीन डाया और बोल्ट होता है। ओके, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। जो हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट होते हैं वो किस टाइप के कनेक्शंस प्रोवाइड कराते हैं, रिजिड कनेक्शंस। फिर हमने देखा था कि ग्रेड ऑफ बोल्ट्स कैसे काउंट आउट करते हैं। हमें क्लास दे रखी है 3.6, तो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है और अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। 300 को जब 3 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 300 आता है, और ये जो 300 होता है वही इसकी क्या होती है, मिनिमम अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है। और उसको जो डेसिमल फैक्टर होता है 0.6, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसकी यील्ड स्ट्रेंथ आ जाएगी। जैसे उसी तरह से क्लास 4.6 है, उस ग्रेड का अगर बोल्ट यूज़ कर रहे हैं तो उसकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 400 इंटू 0.6, 24, 240। और मिनिमम अल्टीमेट स्ट्रेंथ उसकी कितनी हो जाएगी, 400। सिमिलरली हम हर क्लास और ग्रेड ऑफ स्टील की यील्ड और अल्टीमेट स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बारे में हमें IS 1376 पार्ट 3 में दिया हुआ है कि किस तरह से हम स्टील की थ्रेडेड फास्टनर जो होते हैं, मतलब बोल्ट्स होते हैं, उसके टेक्निकल सप्लाई कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, उस तरह से क्लासीफाई किया हुआ है। फिर आज कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं बोल्टेड कनेक्शंस में। बोल्ट कनेक्शंस में जैसे हमारी ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है, ये दोनों कनेक्टेड है इस बोल्टेड कनेक्शंस के कारण। ओके, है ना। तो इसमें इन बोल्ट कनेक्शंस में सबसे पहला होता है, ये चेन टाइप कनेक्शंस दे रखा है, ठीक है। तो चेन टाइप कनेक्शंस में जब फर्स्ट है पिच ऑफ बोल्ट। पिच ऑफ बोल्ट क्या होता है, इट इज अ सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ बोल्ट्स इन अ रो
मेजर्ड इन डायरेक्शंस ऑफ लोड। डायरेक्शन ऑफ लोड कौन सा है हमारा, ये। इस डायरेक्शन में इन बोल्ट्स के बीच में जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होती है, यही हमारी क्या हो जाएगी, पिच कहलाएगी। ओके। फिर है नेक्स्ट गॉज। गॉज किसे कहते हैं, इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बोल्ट्स ऑफ एडजेसेंट रो। एडजेसेंट रो एंड इज मेजर्ड एट अ राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। डायरेक्शन ऑफ लोड के राइट एंगल में जब दो एडजेसेंट रो ये दोनों होगी या ये दोनों होगी, इन दोनों बोल्ट्स की कंजिक्यूटिव के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो क्या हो जाएगी, हमारी गॉज। ये डिस्टेंस क्या रहेगी, गॉज। तो ये भी डिस्टेंस क्या रहेगी, यहाँ से यहाँ तक ये भी गोज हो जाएगी। मतलब डायरेक्शन ऑफ लोड के जो कंसेक्यूटिव बोल्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम गोज कह देते हैं। फिर आती है एज डिस्टेंस। इट इज़ अ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ बोल्ट होल्स टू द एडजेसेंट एज ऑफ द प्लेट एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। मतलब ये जो एंड के बोल्ट्स होते हैं उसकी प्लेट से जो राइट एंगल डायरेक्शंस में होती है डिस्टेंस, उसको हम एज कहते हैं। एज जैसे ये जो डिस्टेंस होती है वो एज डिस्टेंस कहलाती है। ओके। और एंड डिस्टेंस क्या होती है, एंड डिस्टेंस जो होती है वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। अगर ये एज है तो ये डिस्टेंस क्या रहेगी, एंड डिस्टेंस। ओके। मतलब उस प्लेट की एज से जब इन द डायरेक्शंस ऑफ लोड अगर हम डिस्टेंस देखते हैं तो उसको हम एंड डिस्टेंस कहते हैं। और उस प्लेट की परपेंडिकुलर जो एज होती है डायरेक्शन ऑफ लोड से, उसकी जो डिस्टेंस होती है उसको हम एज डिस्टेंस कहते हैं। ये एज है तो ये कौन सी डिस्टेंस है, एंड डिस्टेंस है। ठीक है। फिर होता है नॉमिनल डाया। नॉमिनल डाया क्या होता है, सिंपल डाया ऑफ बोल्ट होता है। मतलब ये वाला जो डाया ऑफ बोल्ट है यहाँ से यहाँ तक का, ये होता है नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट। उसको हम निकालते हैं कैसे, कितने मतलब डाया का बोल्ट हमें इस प्लेट्स को कनेक्ट करने के लिए सफिशिएंटली स्टिफन करने के लिए चाहिए। तो उसके लिए उनविन फार्मूला होता है। उनविन फार्मूला क्या होता है, 6.04 अंडर रूट टी। टी थिकनेस ऑफ प्लेट इन होती है। ठीक है ना। तो ये थिकनेस ऑफ द प्लेट कितनी है, यहाँ पे T1 थिकनेस है तो ये T2 थिकनेस है। तो इनमें से जो भी मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको अपन कंसिडर करके चलेंगे, तो उससे अपना डाया आ जाएगा। ठीक है ना। और फिर डाया ऑफ बोल्ट होल क्या होता है, नॉमिनल डाया मतलब डाया ऑफ बोल्ट प्लस क्लियरेंस। क्लियरेंस मतलब आप देख रहे होंगे कि हमने जो ये होल किया है इस प्लेट में वो डाया ऑफ बोल्ट से कुछ ज़्यादा है। तो ये जो क्लियरेंस है यहाँ पे 1 mm की है, 2 mm की है, ये हम IS स्पेसिफिकेशंस को कंसिडर करके निकालेंगे। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा डाया ऑफ होल DH इक्वल टू नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट इंटू प्लस क्लियरेंस। ठीक है ना। ये हमारे कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी हो गई। अब आगे हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से IS स्पेसिफिकेशंस को यूज़ करना है। मैक्सिमम पिच कितनी होनी चाहिए, मिनिमम पिच कितनी होनी चाहिए, एज डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ये सारे के सारे मतलब सेक्शन 10 ऑफ IS कोड IS 800 जो हम कंसिडर करके चलते हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ बोल्टेड कनेक्शंस। आपको इस IS कोड के सेक्शन 10 को रेफर करना है। इनमें सारे के सारे क्लासिफिकेशंस स्पेसिफिकेशंस दे रखे हैं कि बोल्ट की पर्टिकुलर डाया, नॉमिनल डाया पे उसकी स्टैंडर्ड क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए, स्लोटेड में कितने लॉन्ग स्लोट हो तो अपने को कितनी क्लियरेंस देनी है। ओके। तो ये आपको वहाँ से रेफर करना है, मैंने भी उधर से ही रेफर किया है। तो सबसे पहले हमने जैसे डाया ऑफ बोल्ट देखा था, अगर डाया ऑफ बोल्ट हमारा 15 mm तक का है तो हमें जो स्टैंडर्ड क्लियरेंस देनी हो कितनी देनी है, 10 mm। मतलब अगर हमने 14 mm डाया का बोल्ट दिया तो डाया ऑफ होल कितना हो जाएगा, 15 mm। अगर हम 24 mm तक के डाया ऑफ बोल्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है, 24 mm तक के डाया ऑफ बोल्ट को यूज़ करते हैं तो हमें स्टैंडर्ड क्लियरेंस कितनी देनी है, 2 mm की देनी है। और 24 से अगर ज़्यादा हो तो हमें 3 mm का डाया ऑफ 3 mm की स्टैंडर्ड क्लियरेंस देनी है। अगर मतलब यहाँ पे 24 mm डाया का हम अगर बोल्ट यूज़ करते हैं तो करस्पॉन्डिंग हमारा डाया ऑफ होल कितना हो जाएगा, 27। ओके। ठीक है ना। फिर मिनिमम पिच और गॉस डिस्टेंस जो होती है वो कितनी होती है, 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया। मतलब
अगर हमें मतलब इन दोनों के बीच की अगर डिस्टेंस निकालनी है, जैसे ही हमारा बोल्टेड कनेक्शन है और इसमें ये बोल्ट है यहाँ पे है, कि इनके बीच में मिनिमम पिच कितनी होनी चाहिए। मिनिमम मतलब कुछ ना कुछ तो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए। अगर वो नहीं देते तो हम बोल्ट को इजीली टाइटन नहीं कर सकते। वो दूसरे के बीच, एक दूसरे के बीच में रुकावट पैदा करेंगे। तो ये जो मिनिमम पिच होती है वो कितनी दे रखी है हमें, 2.5 टाइम्स ऑफ डाया और बोल्ट। मतलब इस बोल्ट का जो नॉमिनल डाया है उसके ढाई गुना जो होगी उतनी तो हमें कम से कम प्रोवाइड करानी है। ठीक है ना। और मैक्सिमम पिच जो होती है वो अगर कंप्रेशन जोन होगा, मतलब इसमें जो फोर्सेस लग रहे होंगे इन दोनों प्लेट के कनेक्शंस में वो कंप्रेशन होंगे, तब पिच जो होगी वो कितनी होगी, 12 टी इंटू और 200। अगर टी इज द थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट होती है यहाँ पे, T1 फर्स्ट प्लेट की थिकनेस है और T2 अगर माना कि सेकंड प्लेट की थिकनेस है, तो इसमें से दो मिनिमम थिकनेस होगी उसको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, 12T एंड 200 mm। ओके। और टेंशन जोन में जो होती है वो मिनिमम थिकनेस कितनी आएगी, 16T और 200 mm। यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो 12T है और यहाँ पे 16T है। यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम। ऐसा क्यों है कि जब कंप्रेशन फोर्स लग रहा है तो इसमें लेटरल बकलिंग होने की टेंडेंसी डेवलप हो सकती है, जो हमने पिछली क्लासेस में देखा भी था, है ना। पर टेंशन में बकलिंग की टेंडेंसीज नहीं होती, तो वो अपनी अल्टीमेट वैल्यू को अचीव कर सकता है, फेल नहीं करेगा। इसलिए हम टेंशन जोन में तो ज़्यादा स्पेसिंग प्रोवाइड कराते हैं, करा सकते हैं, इसलिए लेते हैं। और कंप्रेशन जोन में हम 12T तक ही सीमित करते हैं उसको। ठीक है। फिर है मिनिमम एज डिस्टेंस। एच डिस्टेंस जो होती है वो हम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अगर हमारा जो एलिमेंट कट किया है वो अगर हैंड एलिमेंट है, हैंड कट एलिमेंट है, तो हमारा जो 1.7 टाइम्स ऑफ डाई ऑफ होल मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी एच की। ओके। और अगर मशीन कट है पूरा का पूरा, ये जो होल किए हुए मशीन से कट किए हुए हैं, तो हमारी जो ये एज डिस्टेंस होगी, एज डिस्टेंस कौन सी होती है, ये। और एंड डिस्टेंस ये। ठीक है ना। ये एंड है और ये एच है, ईडी। ठीक है ना। दोनों की वैल्यू सिमिलरली निकाल फाइंड आउट करते हैं हम। 1.5 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ होल हमारा मशीन कट हो तब, और 1.7 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ होल जब हैंड कट हो तो। इट इज प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट शेयर स्प्लिट एंड बियरिंग। प्लेट की शेयर स्प्लिट होने से बचाने और बियरिंग्स को बचाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये क्या होता है वो हम फेलियर ऑफ प्लेट आगे पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। फिर है मैक्सिमम एज डिस्टेंस एंड एंड डिस्टेंस। ये जो है वो मैक्सिमम कितना प्रोवाइड करा सकते हैं, तो 12T के बराबर। इससे ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो क्या होगा कि यहाँ से जो पीछे की प्लेट है उससे ये सेपरेट हो जाएगी। मतलब यहाँ से ये एक प्लेट यहाँ पे है, अगर मैंने दूसरी प्लेट यहाँ पे, तो ये इस तरह से सेपरेट हो सकती है। यहाँ पे बोल्टिंग की गई है ना। तो ये सेपरेशन ना हो इसलिए ये डिस्टेंस जो है वो हम लिमिट करते कितनी, 12T तक। ओके। ये हम 12T तक लिमिट करते हैं। फिर है हमारा स्टैगर्ड कनेक्शंस। स्टैगर्ड कनेक्शंस क्या होते हैं, किसी भी बोल्ट में तीन तरह के कनेक्शंस जनरली हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है चेन कनेक्शंस। चेन कनेक्शंस में क्या होता है कि जैसे ये कोई बोल्ट का कनेक्शन डायग्राम है, इसमें एक बोल्ट यहाँ पे है, दूसरा बोल्ट यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है और चौथा यहाँ पे। इस टाइप के कनेक्शंस को हम चेन कनेक्शंस कहते हैं। ठीक है। फिर सेकेंड है डायमंड कनेक्शन। डायमंड कनेक्शंस में क्या होता है कि फर्स्ट बोल्ट अगर यहाँ पे है, नेक्स्ट बॉल जो होगा वो कहाँ होगा, इस तरह से होगा। फिर और आगे इस तरह से। ठीक है ना। फिर यहाँ पे, फिर एक बोल्ट यहाँ पे आएगा। इस टाइप का जो कनेक्शन होता है वो क्या होता है, डायमंड कनेक्शंस होता है। स्टैगर्ड कनेक्शंस में क्या होता है, जिगजैग फॉर्म में कनेक्शंस होते हैं। मतलब डायमंड पूरा नहीं बनता इसमें, एक यहाँ पे है तो कहीं दूसरा यहाँ पे दे दिया, तीसरा यहाँ पे कहीं दे दिया, चौथा यहाँ पे है, इस तरह से।
तो ये हमारा स्टैगर्ड कनेक्शन हो गया। स्टैगर्ड कनेक्शन में जो गॉज डिस्टेंस होती है वो अलग अलग हो सकती है। यहाँ पे G1 हो सकती है, यहाँ पे ये G2 हो सकती है। पर डायमंड में गॉज डिस्टेंस जो होती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है। ठीक है ना। चेन कनेक्शन पिच और गॉज डिस्टेंस यूनिफॉर्म और कांस्टेंट रहेगी। तो जब इस टाइप का कनेक्शन होगा स्टैगर्ड, तब हमारी जो पिच की डिस्टेंस होती है उसको हम 50% इंक्रीज कर लेते हैं। मतलब कौन सी पिच, मैक्सिमम पिच। मतलब जैसे कि हम कंप्रेशन में 12T और 200 लेते हैं, तो इसको 15 टाइम इंक्रीज कर देंगे, मतलब इसको 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी टेंशन में मैक्सिमम पिच कितनी रहेगी, इनमें से जो कम होगा, मिनिमम ऑफ 18T एंड 300। ओके। एंड कंप्रेशन में जो मैक्सिमम पिच होगी वो क्या होगी, मिनिमम ऑफ 24T एंड 300। ठीक है ना। ये हम स्टैगर कनेक्शंस के लिए कहते हैं। और इसमें जो मैक्सिमम गोज होगा, मतलब दो प्लेट का लॉन्ग, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ लोड में जब डिस्टेंस होती है एडजेसेंट बोल्ट का, जिसे हम गोज कहते हैं, ये जो गोज है, ये डिस्टेंस, गोज डिस्टेंस 75 mm तक ही सीमित रखते हैं, उससे ज़्यादा हम प्रोवाइड नहीं कराते। ये स्पेसिफिकेशन आईएस में दे रखे हैं। आईएस कोड 800 2007 में दे रखे हैं। इस सेक्शंस में सेक्शन 10 आपको इससे गो थ्रू होना होगा। फिर है बोल्टेड कनेक्शंस में हमें टेक बोल्ट प्रोवाइड कराते हैं। टेक बोल्ट क्या होता है, यह कोई स्ट्रक्चरल लोड को बियर करने के लिए नहीं होता है। इसका पर्पस होता है कि ये जो भी अगर दो मेंबर, यहाँ पे कोई गजेट प्लेट है, उससे एक प्लेट यहाँ पे अटैच है, एक उसके पीछे की तरफ अटैच है, तो यहाँ पे तो हमने बोल्टेड कनेक्शन प्रोवाइड करा दिया। फिर दूसरी गजेट प्लेट कहीं यहाँ पे होगी, बहुत नीचे, इसके बीच में दोनों प्लेट्स जो जॉइंट कर रखी है इस तरह से, है ना, इनके बीच में कोई कनेक्शंस नहीं है। अगर लोड कंप्रेशन लगेगा तो इस तरह से ये स्प्लिट हो सकती है बकलिंग के कारण। तो ये स्प्लिट ना हो और ये एक यूनिटी मेंटेन रखे, स्ट्रक्चरल सिंगल यूनिट मेंटेन रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके बीच में यहाँ पे एक बोल्टिंग प्रोवाइड कराते हैं, अलग अलग स्पेसिंग के ऊपर, है ना। तो ये जो बोल्टिंग की जाती है उसी को हम टेक बोल्टिंग कहते हैं। These are the bolt used to connect the two structural member so that they can act as a single unit। ठीक है ना। दिस बोल्ट डू नॉट टेक एनी स्ट्रक्चरल लोड। हमने पहले ही बोला था कि ये स्ट्रक्चरल लोड को बियर करने के लिए नहीं होते हैं। तो मैक्सिमम पिच फॉर टेक बोल्ट फॉर प्लेट, प्लेट के लिए हम कितने लेते हैं, 32 और 300 mm। ये आपको याद करने हैं या फिर सीधा कोड से रेफर करने हैं। ये तो जब प्लेट होंगी, जैसे कि यहाँ पे कोई प्लेट इस तरह से, ये हम क्रॉस सेक्शनल व्यू देखते हैं, इस तरह से ये प्लेट अटैच्ड है, तो इनको यहाँ पे टेक बोल्टिंग की जाती है पर्टिकुलर स्पेसिंग पे। ये कुछ प्लेट है और यहाँ पे एक बोल्ट यहाँ पे हमने प्रोवाइड कराया है। यहाँ पे इन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग है ये फिक्स कर रखी है, कितनी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 32T और 300 के बीच में। कितनी, 32T और 300 mm। ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अगर यहीं पे अगर हमारा कोई स्ट्रक्चरल सेक्शन हो, जैसे कि एंगल सेक्शन, चैनल सेक्शन, टी सेक्शन, तो कंप्रेशन मेंबर अगर होगा, यहाँ पे अगर लोड लग रहा होगा और कंप्रेशन होगा, तो वो 600 mm तक ही हम सीमित रखेंगे। अगर उसी जगह पे अगर टेंशन मेंबर होगा तो वो 1000 mm तक हम प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर इसमें जो ये फोर्स लग रहा है, जैसे कि हमने एंगल सेक्शन माना था, एंगल सेक्शन अटैच किस तरह से होंगे, कुछ इस तरह से है। ठीक है ना। तो यहाँ पे ओके, कुछ इस तरह से ये एंगल सेक्शंस कनेक्टेड रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे बोल्टिंग की जाएगी कुछ इस तरह से। ये जो टैग बोल्टिंग की जाती है, इसकी जो स्पेसिंग है, अगर टेंशन मेंबर है तो हम 1000 तक स्पेसिंग दे सकते हैं। अगर कंप्रेशन जोन है, कंप्रेशन फोर्स मतलब इसमें जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो यहाँ पे जो स्पेसिंग है वो कितनी हो जाएगी, 600 तक ही मैक्सिमम हम टेक बोल्ट के बीच की स्पेसिंग दे सकते हैं।
गजेट प्लेट है वो कुछ यहाँ पे इस तरह से अटैच होगी। मेन कनेक्शन होगा वो यहाँ पे कहीं होगा और यहाँ पे हम बोल्टिंग करेंगे। ओके। और ये जो कनेक्शन आउटस्टैंडिंग कनेक्शन है पूरा का पूरा फ्री होगा, तो उसको हम एक यूनिटी बनाने के लिए हम टेक बोर्ड प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है गाइस। फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल पिच फाइंड आउट करना है। ये हमारा कोई क्वेश्चन है जिसमें एक प्लेट है और दूसरी प्लेट से टेंशन या कंप्रेशन पी फोर्स में कनेक्टेड है। जब ये पी फोर्स पॉजिटिव होगा तो टेंशन होगा, पी फोर्स नेगेटिव होगा तो क्या होगा, कंप्रेशन होगा। हमारे पास जो प्लेट्स की थिकनेस दे रखी है वो कुछ इस तरह से, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे तो कुछ इस तरह से दे रखा है। लैप जॉइंट का डबल लैप जॉइंट है, यहाँ पे है, यहाँ पे हमारी बोल्टिंग कर रखी है। ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में मैक्सिमम टोटल थिकनेस कितनी है, 6 mm प्लस 6 mm इस डायरेक्शन में है, तो 12 mm हो गया T1 थिकनेस। और इस डायरेक्शन में थिकनेस कितनी है हमारी, 12। ओके। पी फोर्स को बियर करने के लिए, या तो इस तरह से पी फोर्स को बियर करने के लिए इस डायरेक्शन में कितनी थिकनेस है, 12 mm। और यहाँ पे P/2 ऊपर प्लेट बियर करेगी और P/2 लोअर प्लेट बियर करेगी। है ना। तो प्लेट इन टेंशंस, तो टेंशन में होने के कारण उसमें मतलब जो पिच की मैक्सिमम डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 16 थी। मतलब 16 × 12 और 200, इन दोनों में से जो कम होगा वो। 16 × 12 कितना हो गया, 160। 160 × 30 प्लस 32 मतलब 192। तो हमारी मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, मिनिमम कितना आएगा, 192। ओके। फिर अगर प्लेट्स कंप्रेशन में है तो कितना हो जाएगा, 12T और 200, तो 12 × 12 144। तो कंप्रेशन में मैक्सिमम स्पेसिंग कितनी आ जाएगी, 144। ओके। तो इस तरह से आपको मैक्सिमम पिच किसी भी स्ट्रक्चर मतलब कनेक्शंस की फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी में अगर एज डिस्टेंस निकालनी होगी तो डायाफ्राम, जो बोल्ट हम यूज़ कर रहे हैं वो अगर 24 mm का बोल्ट है ना, एज डिस्टेंस अगर निकालनी है, अगर बोल्ट जो यूज़ किया जा रहा है वो 24 mm का है, तो मिनिमम पिच कितनी आ जाएगी हमारी, 2.5 टाइम्स ऑफ डायाफ बोल्ट, मतलब 24। ये तो पी मिनिमम, पिच मिनिमम हो जाएगी। ठीक है ना। और एच और एन डिस्टेंस निकालनी है, अगर हम कहते हैं कि ये कैसा है, मशीन कट है या हैंड कट है, उसके हिसाब से हम 1.5 या 1.7 लेंगे इंटू डायाफ होल। अब हमारे पास बोल्ट डाया 24 दे रखा है, तो उसमें जो होल के लिए क्लियरेंस देते हैं वो कितनी प्रोवाइड कराते हैं, 3 mm। तो हमारा डाया ऑफ होल कितना हो जाएगा, 27। ओके। इससे हमारी एज और एंड डिस्टेंस आ जाएगी। ये तो पी मिनिमम हो गया और ये एज और एंड डिस्टेंस ई नोट कह दो। ठीक है ना। तो ये हम कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से हमारे हम किसी भी कनेक्शंस की एज डिस्टेंस, पिच डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आते हैं हम टाइप ऑफ जॉइंट्स पे। कनेक्शंस जो होते हैं वो लैप जॉइंट हो सकते हैं और बट जॉइंट हो सकते हैं। लैप जॉइंट क्या होता है कि ऐसे लैपिंग की जाती है। लैपिंग मतलब जैसे कि कोई एक प्लेट है, उसको इस प्लेट के साथ कनेक्ट करना है, मतलब इस तरह से लैप किया हुआ है। फिर यहाँ पे हम बोल्ट कनेक्शंस दे देते हैं। तो ये सिंगल लैप हो गया। डबल लैप में क्या होता है कि जब हमने एग्जांपल में देखा था, ये कोई प्लेट है, उसको बोथ साइड से लैप कर रखा है और यहाँ पे हम बोल्ट कनेक्शन देते हैं। पी फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे ये P/2 हो जाएगा।
और ये पी हो जाए। तो ये सिंगल लैप है और डबल लैप है, ठीक है ना। इस तरह के कनेक्शंस जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, लैप कनेक्शंस होते हैं। बट कनेक्शंस में क्या होता है कि मतलब इस तरह से प्लेट्स को कनेक्ट किया जाता है, उसके ऊपर कवर प्लेट लगाई जाती है और दोनों तरफ से हम बोल्टेड कनेक्शंस देते हैं, मतलब बटिंग की जाती है। जैसे कि ये कोई मेन प्लेट है, उसको किसी दूसरी प्लेट से इस तरह से कनेक्ट करना है। तो अब यहाँ पे बोल्टिंग देने के लिए हम उसके ऊपर एक कवर प्लेट प्रोवाइड करा देते हैं और फिर बोल्ट देते हैं इस तरह से। तो ये जो होगा वो बट कनेक्शन होगा। कैसा है, कवर प्लेट एक दे रखा तो सिंगल कवर बट कनेक्शन हो जाएगा। अगर कवर प्लेट दोनों तरफ देंगे, जैसे कि एक कवर प्लेट यहाँ पे भी दे रखी है और यहाँ पे भी कवर प्लेट लगा रखी है और फिर इनको कनेक्ट करेंगे, तो ये डबल कवर बट जॉइंट हो जाएगा। सबसे एफिशिएंट जो होता है वो कौन सा होता है, डबल कवर बट जॉइंट होता है, क्योंकि इसमें जो फोर्सेस जो होते हैं वो लीनियर और कॉन्करेंट होते हैं। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो होता है वो कैसा होता है, एक ही होता है। इसमें फोर्स ट्रांसफर जो होता है वो इस सेक्शंस पे, मतलब एक यहाँ से लोड होगा वो इधर ट्रांसफर होगा, यहाँ से फिर इसमें ट्रांसफर होके इसमें आ जाएगा। तो ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है। और इसमें आधा लोड ऊपर की कवर प्लेट पे जाएगा, दूसरा लोड इस कवर प्लेट पे जाएगा। मतलब स्ट्रक्चर और यूनिटी और यूनिफॉर्मिटी के कारण ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट सेट, मतलब जॉइंट कनेक्शंस प्रोवाइड कराएगा। लिस्ट एफिशिएंट जो होगा वो कैसा होगा, लैब कनेक्शंस होगा। लैब कनेक्शन में हम देख रहे हैं कि एक फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये है, दूसरे की कौन सी है, ये है। इसके बीच में इसेंट्रिसिटी आने के कारण एक मोमेंट, सेकेंडरी मोमेंट क्रिएट होगा। सेकेंडरी मोमेंट क्रिएट होने के कारण ये जॉइंट जो होता है वो इस तरह से बेंड हो सकता है। तो ये बेंड ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस तरह से डबल कवर लैब प्रोवाइड कराते हैं और फिर भी इसमें इसेंट्रिसिटी रहेगी। ओके, इसलिए ये लिस्ट एफिशिएंट कनेक्शंस होता है। आई स्कोर में कहता है कि मतलब हम जो ये बेंडिंग इफेक्ट जो है इसमें, इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं जब हमारी ये जो ग्रिप लेंथ है, ग्रिप लेंथ मतलब बोल्ट की ये जो लेंथ है ना, ये जो अगर टोटल थिकनेस ऑफ प्लेट्स अगर लेते हैं तो उसको हम ग्रिप लेंथ कहते हैं। वो अगर 5 टाइम्स ऑफ डाया बोल्ट से कम है तो हमारा कनेक्शंस में जो बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये सारे बट लैप जॉइंट हो गए, मतलब इस तरह से हमने बोल्टेड कनेक्शन दिए हैं। और ये डबल बोल्टेड लैप जॉइंट हो गया, ठीक है ना। सिंगल बोल्टेड में हमने सिंगल लाइन ऑफ बोल्ट प्रोवाइड कराया है। यहाँ पे पी की जो इसेंट्रिसिटी डेवलप होने के कारण ये जो है वो इस तरह से कनेक्शन बेंड हो सकता है। ये बेंड ना हो उसके लिए हम बट कनेक्शंस प्रोवाइड कराते हैं। बट कनेक्शंस में डबल कवर बट जॉइंट, जब दोनों तरफ कवर प्लेट प्रोवाइड कराई दी जाती है और बोल्टेड कनेक्शन से हमने उसको कनेक्ट कर दिया है। इस तरह से जब कनेक्शन को कनेक्ट करते हैं तो इसमें ये जो बोल्ट है इसके ऊपर यहाँ पे पी फोर्स लगेगा और यहाँ पे ये पी फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे पी फोर्स बियर में और पी फोर्स शीयर में लगेगी। डबल कवर में क्या करेंगे, P/2 आ जाएगा, क्योंकि दो बोल्टेड हैं तो आधा फोर्स ये बियर करेंगे, आधा फोर्स ये बियर करेंगे। फिर आते हैं फेलियर ऑफ बोल्टेड जॉइंट्स। कोई भी बोल्टेड कनेक्शंस होता है उसमें फेल या तो उसका बोल्ट करेगा या उसकी प्लेट करेगी, है ना। तो अगर फेलियर अगर बोल्ट में है तो बोल्ट में जो अगर फेल करेगा तो क्या करेगा, बोल्ट का शैंक कर सकता है। अगर यहाँ पे जो लोड लग रहा है उसके कारण ये इस तरह से बेंड हो जाए, ये बियरिंग फेलियर हो गया। अगर जो लोड लगने के कारण यहाँ पे ये बोल्ट कट हो जाए, इस कट हो जाने के कारण यहाँ पे कौन सा फेलियर हो जाएगा, ये शेयर फेलियर हो जाएगा। तो शेयर फेलियर वेयर बोल्ट गेट कट इनटू 2 पीसेस। और बियरिंग फेलियर में क्या होता है, बोल्ट गेट डिफॉर्म। इस तरह से मतलब बियरिंग मतलब इस तरह से कोई प्लेट कनेक्टेड है, यहाँ पे लोड इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और यहाँ पे लोड इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। इस बोल्ट को, इन दोनों प्लेट को जोड़ के रखना है। ओके, अगर ये प्लेट यहाँ, ये बोल्ट यहाँ पे कट हो जाए फोर्स ज़्यादा लगने के कारण, तो ये शेयर फेलियर होगा। ये दोनों फोर्स लगने के कारण ये बोल्ट क्या इस तरह से बेंड हो जाता है,
तो इसको हम बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट कहते हैं। ठीक है ना। दूसरा है प्लेट फेलियर। अगर ये जिस प्लेट को कनेक्ट कर रहा है अगर वो फेल हो जाए, वो कहाँ कहाँ फेल हो सकती है, तो शीयर में फेल हो सकती है जब पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगता है। मतलब यहाँ पे ये इस तरह से क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं दो बोल्ट के बीच में, तो इस तरह के फेलियर को हम शीयर फेलियर कहते हैं। फिर है स्प्लिटिंग फेलियर। इट इज डेवलप्ड ड्यू टू डायगोनल टेंशंस इन बोल्ट लेवल। मतलब क्या होता है कि जैसे कि बोल्ट का कोई कनेक्शन है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पे अगर हम बोल्ट देखें तो इसमें जो, अगर हम स्ट्रेस का डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे एक शेयर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, दूसरा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में है और यहाँ पे नेट रिजल्टेंट फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, तो ये यहाँ पे ये स्प्लिट कर जाएगा इस तरह से। तो ये जो स्प्लिट हो रहा है स्ट्रेस है ज़्यादा आने के कारण, इसी को हम स्प्लिटिंग फेलियर कहते हैं। ठीक है ना। फिर है बियरिंग प्लेट फेलियर। इसमें बोल्ट विल पुश फॉरवर्ड इफ द बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इज लेस। मतलब क्या है कि जैसे कि यहाँ पे कोई प्लेट है और यहाँ पे ये बोल्ट का कनेक्शन दे रखा है। अगर ये फोर्स पी जो लग रहा हो इतना ज़्यादा है कि ये प्लेट की बेयरिंग स्ट्रेंथ से कम है, तो यहाँ पे ऐसे रिपल्स क्रिएट हो जाएंगे, है ना। वहाँ पे वो सिकुड़ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। इस तरह के फेलियर को हम बियरिंग फेलियर कहते हैं। फिर है टीयरिंग फेलियर और टेंशन फेलियर, वेयर द क्रैक्स आर फॉर्म इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। मतलब जैसे कि ये बोल्टेड कनेक्शन है, यहाँ पे ये बोल्ट दे रखे हैं और यहाँ पे पी फोर्स लगने के कारण ये प्लेट यहाँ से टीयर आउट हो सकती है, अलग हो जाए। तो इस तरह के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ क्रैक्स, अगर क्रैक्स इस डायरेक्शन में इस तरह से बनते हैं तो इसको हम टीयरिंग फेलियर और टेंशन फेलियर ऑफ प्लेट्स कहेंगे। ये तो प्लेट और बोल्ट्स के कुछ फेलियर हो गए, इसको हम डायग्रामेटिकली यहाँ समझ सकते हैं। फर्स्ट है हमारा शेयर फेलियर। मतलब जैसे कि तीन प्लेट कनेक्टेड है, यहाँ पे पी फोर्स लग रहा है, इसके कारण यहाँ पे इस जोन में ये क्रैक्स और स्प्लिट हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ पे शेयर फेलियर हो गया इस तरह से। तो यहाँ पे ये एक शेयर फेलियर यहाँ पे हुआ है और एक शेयर फेलियर यहाँ पे हुआ है। ठीक है ना। फिर शेयर फेलियर ऑफ प्लेट कैसे होगा, डायगोनल टेंशन क्रैक्स डेवलप होने के कारण यहाँ पे ये स्प्लिट हो गया इस डायरेक्शन में। ओके। फिर टीयरिंग फेलियर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम बोलते हैं, है ना। इस तरह से स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिटिंग फेलियर मतलब यहाँ से बोल्ट इस तरह से स्प्लिट कर जाएगा। ठीक है। फिर बियरिंग फेलियर में बियरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लेट कम है, तो इस तरह से रिपल्स क्रिएट होंगे और एक तरह से ये प्लेट यहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी और जॉइंट फेल कर जाएगा। बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट्स या बोल्ट जो होता है वो मतलब यहाँ से इस तरह से बैंड हो जाएगा, तो ये बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट कहलाएगा। ओके। इसको हम और डायग्रामेटिक वे में यहाँ समझ सकते हैं कि जब ये बोल्टेड कनेक्शन है तो यहाँ पे ये स्प्लिट हो रही है और शेयर फेल हो रहा है कनेक्शन। बियरिंग फेलियर जो होता है वो इस जोन पे लग रहा है यूनिफॉर्म लोड, उसके कारण यहाँ पे ये बैंड कर रही है बोल्टेड कनेक्शन। तो बियरिंग फेलियर में यहाँ पे ये बोल्ट इस तरह से बैंड करेगा और इस जोन में ये इस तरह से बैंड करेगा। इस तरह से ये एस कर्व फॉर्म कर सकते हैं। इस तरह से ये जो फेल होता है वो बियरिंग फेलियर कहलाएगा। ओके। तो आज की क्लास में हमने टाइप्स ऑफ फेलियर देखा था, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स देखा था, पिच और कुछ आईएस स्पेसिफिकेशन देखे थे और उसकी मतलब जनरल टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, गॉस डिस्टेंस क्या होता है, पिच डिस्टेंस क्या होता है, एज डिस्टेंस, नॉमिनल डाया क्या होता है, इसके बारे में पढ़ाई की थी। ओके। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस। अगली क्लास में हम जॉइंट कनेक्शंस की डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले ये कुछ क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। जैसे कि कोई ये प्लैंक है, वुडन प्लैंक है, इनको कनेक्ट कर रखा है, इनका जो क्रॉस सेक्शन डाया है जो कितना है 10 बाय 10 mm का है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई पी फोर्स लगने के कारण टेंसाइल स्ट्रेसेस कितने डेवलप होंगे, 3 kN डिवाइडेड बाय उस पी कितने लोड क्रॉस सेक्शंस पे लग रहा है। तो इस क्रॉस सेक्शंस पे लगेगा तो पी 3 डिवाइडेड बाय कितना आएगा
किलो न्यूटन में तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय कितना एरिया है, 10/10 का, तो 10 × 10। अब इसमें क्या है कि शेयर स्ट्रेसेस निकालना, शेयर स्ट्रेसेस कहाँ लगेंगे, इस जोन में लगेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। ओके, तो ये पी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था, अपर जो सरफेस है वो p/2 बियर करेगा, दूसरी नीचे लोअर सरफेस जो है वो भी p/2 का बियर करेगा। तो हम कह सकते हैं कि मतलब अगर ये डायमेंशन 100 mm है यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर ये 100 mm की डायमेंशन है, तो शेयर एरिया कितना आ जाएगा, 100 इंटू ये डिस्टेंस कितनी है, 10 mm की यहाँ पे दे रखी है हमने, तो ये कितनी हो जाएगी, 100 इंटू 10 मतलब 1000। ये शेयर एरिया हो गया। इतना एरिया कितने लोड को बियर कर रहा है, p/2 को। p/2 मतलब 3 का आधा 1.5, p/2 मतलब 1.5 इंटू 10 इंटू 1000 किलो न्यूटन में है, तो डिवाइडेड बाय 1000। तो शेयर स्ट्रेसेस कितने आ जाएंगे हमारे पास, 1.5 न्यूटन पर mm²। और इसको सॉल्व करने से हमारे पास टेंशन स्ट्रेसेस कितने आ जाएंगे, टेंसाइल फोर्सेस आ जाएंगे 3 आ जाएगा, ठीक है ना, 3 न्यूटन पर mm²। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ओके।